हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 5 जिसका शीर्षक है समृद्ध संख्याएं और दीर्घघातीय समीकरण, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि आज इस अध्याय का चौथा वीडियो है, यानी आज यह भाग 4 है। इससे पहले हमने इस अध्याय से जुड़े 3 वीडियो बना लिए हैं। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वह वीडियो देखें, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने दूसरे वीडियो में हम लोगों ने इसके बेसिक टर्म्स के बारे में बात की थी, जैसे कि काल्पनिक नंबर किसको कहते हैं, इसको क्या से दर्शाया जाता है। उसके बाद हमने तीसरे वीडियो में समृद्ध संख्या क्या होता है उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। इसलिए यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग वह वीडियो देखें, क्योंकि वह वीडियो देखने के बाद ही आपको यह भाग 4 बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज के वीडियो में कवर किए जाने वाला विषय। सबसे पहले हम लोग समृद्ध संख्याओं का बीजगणित यानी कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याओं का बीजगणित। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि समृद्ध संख्या किसको कहते हैं, उसको क्या से दर्शाया जाता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, और उससे जुड़े कई बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा की। अब जैसे कि अब तक पिछली कक्षाओं तक जिस प्रकार आप हर एक संख्याओं के बारे में पढ़ते थे, उसके बाद उसकी बीजगणित किसको जोड़ा कैसे जाता है, उसको घटाया कैसे जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, गुना कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे दिया जाता है, भाग कैसे दिया जाता है, वैसे पढ़ते थे। तो ठीक उसी प्रकार जब हम लोगों ने पिछले वीडियो में समृद्ध संख्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया, तो अब तो हमें उसके बीजगणित के बारे में भी जानना चाहिए कि ये दो समृद्ध संख्याओं को कैसे जोड़े, कैसे घटाए, कैसे गुना करे, कैसे भाग दे। तो आज के वीडियो में हम लोग वही पढ़ेंगे। लेकिन अब इतना बड़ा पोर्शन है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। तो ये जब हम लोग को अच्छी तरह से ये चारों समझना है तो ये तो एक वीडियो में मुमकिन है नहीं। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ेंगे, समृद्ध संख्याओं का बीजगणित तो पढ़ेंगे, लेकिन क्या पढ़ेंगे? समृद्ध संख्याओं का योग, समृद्ध संख्याओं का योग यानी एडिशन। कि समृद्ध संख्याओं, दो समृद्ध संख्याओं या दो से अधिक समृद्ध संख्याओं को हम लोग कैसे योग करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन जैसे कि कल समय हो चुका था, कल ये जो हम लोग भाग 3 इस अध्याय का लेक्चर नंबर 3 जो हम लोग डिस्कस किए थे, उसमें समय ना होने के कारण एक पॉइंट छूट गया था। उसे आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये सब बिंदुओं पे आएंगे। तो वो क्या था? तो वो यह था कि मान लीजिए एक आपके पास समृद्ध संख्या है z = a+bi। क्या है? z = a+bi। दूसरा समृद्ध संख्या है z * a*+ b*i। अब सर ये a+bi क्या है, ये a*+b*, तो जिनको यह नहीं समझ में आ रहा है वो पिछले वीडियो में देखें, क्योंकि हर एक वीडियो में ये बेसिक बताना संभव नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि ये फॉर्मेट है, समृद्ध संख्या का एक फॉर्मेट है कि z = a+bi, यह एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, समृद्ध संख्याओं का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो मान लीजिए यह एक समृद्ध संख्या है, यह दूसरा समृद्ध संख्या है, और यदि यह दोनों समृद्ध संख्या आपस में इक्वल है, क्या है? आपस में इक्वल दिया रहेगा कि यदि z = z* है, क्या है? z = z*, तो क्या होगा ना कि इसका जो रियल पार्ट होगा, इसका जो वास्तविक भाग होगा और दूसरे वाले का जो वास्तविक भाग होगा वो आपस में इक्वल होगा। ठीक उसी प्रकार
जो इमेजिनरी नंबर में जो काल्पनिक संख्या का जो काल्पनिक भाग होगा और जो दूसरे सममित संख्याओं का काल्पनिक भाग होगा वह दोनों आपस में इक्वल होगा। यानी वास्तविक भाग आपस में इक्वल होगा और काल्पनिक भाग आपस में इक्वल होगा। कब? जब दो सममित संख्या आपस में इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ z इक्वल टू जेड स्टार, यदि z इक्वल टू जेड स्टार होगा तो क्या होगा? a प्लस बी आई इक्वल टू ए स्टार प्लस बी स्टार आई। ठीक है, यानी a इक्वल टू ए स्टार इक्वल टू बी स्टार। यदि दो सममित संख्या आपस में इक्वल है तो ये सममित संख्या z इक्वल टू जेड स्टार है, z इक्वल टू जेड स्टार है, तो यानी ये इक्वल टू ये है। एग्री करते हो? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है z इक्वल टू जेड स्टार, तो a प्लस बी आई इक्वल टू ए स्टार प्लस बी स्टार आई। और जब यदि ये होगा तो हमने अभी क्या बताया कि a इक्वल टू ए स्टार क्या होगा? वास्तविक भाग जो पहला सममित संख्या का है वो वास्तविक भाग दूसरे सममित संख्या के इक्वल होगा। ठीक उसी प्रकार काल्पनिक संख्या जो पहला सममित संख्या का है वह इक्वल होगा किससे? तो काल्पनिक भाग सममित संख्या दूसरे वाले से। तो चलिए, यही एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था। अब सर इसका यूज क्या है? तो इसका यूज कुछ क्वेश्चनों में, कुछ प्रश्नों में जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं। यदि 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू माइनस 6, यानी यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों को इक्वल टू साइन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। यानी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, जहाँ x और y वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ ये जो x है, ये जो y है, जो आपको वेरिएबल देख रहे हैं वो एक वास्तविक संख्या है। तब x और y का मान ज्ञात कीजिए, मैंने इसका वैल्यू क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यदि दो सममित संख्या आपस में इक्वल होंगे तो उसके वास्तविक भाग और उसका काल्पनिक भाग आपस में इक्वल हो जाएगा। तो चलिए, जैसे यहाँ पे यही लिख देना है कि दोनों इक्वल है। हमें दिया गया है कि ये दोनों सममित संख्या आपस में इक्वल है, तो क्या होगा? 4x इसका वास्तविक भाग इसके वास्तविक भाग से इक्वल होगा, तो 4x इक्वल टू 3 एंड इसका काल्पनिक भाग इसके काल्पनिक भाग से इक्वल होगा, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये x का वैल्यू 3/4 आ जाएगा और y का वैल्यू 33/4 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक बार एनसीईआरटी बुक या फिर किसी भी रेफरेंस बुक को उठाइए और इसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सममित संख्याओं का बीजगणित, यानी कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सममित संख्याओं का योग यानी कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने पहले बताया कि आज हम लोग एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, योग के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए एक सममित संख्या ये दिया हुआ है a प्लस बी आई, दूसरा जेड स्टार इक्वल टू ए स्टार प्लस बी स्टार आई, तो उसको जोड़ा कैसे जाएगा? जिस प्रकार 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 होता है, तो उस प्रकार ये क्या होगा? तो इसमें आपको करना क्या है ना कि यदि आप दो या दो से अधिक सममित संख्याओं को जोड़ेंगे ना, तो पहले वाले का वास्तविक भाग दूसरे वाले के वास्तविक भाग से जुड़ जाएगा और पहले वाले का काल्पनिक भाग दूसरे वाले काल्पनिक भाग से जुड़ जाएगा। यहाँ देखिए z प्लस जेड स्टार इक्वल टू a प्लस ए स्टार, a प्लस ए स्टार पहले का वास्तविक भाग और दूसरे का वास्तविक भाग, प्लस b प्लस बी स्टार इंटू वाई, दूसरे वाले का काल्पनिक भाग और पहले वाले का काल्पनिक भाग और दूसरे वाले का काल्पनिक भाग आपस में जुड़ गया। यानी कि एडिशन में क्या होगा कि आपको काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग से जोड़ना है और वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से जोड़ना है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, मान लीजिए एक सममित संख्या दिया हुआ है z इक्वल टू 6 प्लस 8i, दूसरा दिया है 8 प्लस 2i। यदि हम इनको और इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? तो वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से जोड़ देंगे 6 प्लस 8 और काल्पनिक भाग को
काल्पनिक भाग से जोड़ देंगे 8 + 2, तो क्या आ जाएगा 14 + 10 आई। अब चलिए जब हम लोगों ने एडिशन को पढ़ लिया, उसके योग को पढ़ लिया, तो इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं जो कि हम लोग आज ही डिस्कस कर लेते हैं। दो सममित संख्याओं का योग, ये किसका प्रॉपर्टी है? योग का प्रॉपर्टी, यानी कि एडिशन का प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी है समरक नियम, यानी कि जिसे अंग्रेजी में क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये क्या कहता है? यह कहता है कि दो सममित संख्याओं का योग सदैव एक सममित संख्या होती है। क्या होता है? दो सममित संख्याओं का योग, यानी जब भी आप कोई भी दो सममित संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा एक सममित संख्या होगा। जैसे 6 + 2i + 4 + 6i, ये दोनों को जोड़ेंगे, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से, काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग से, तो क्या आएगा 10 + 8i। अब ये 10 + 8i क्या है? एक सममित संख्या है। तो यही लिख रहा है दो सममित संख्याओं का योग सदैव एक सममित संख्या ही होता है। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए क्रम विनय नियम, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो सममित संख्या आपके पास दिया गया है, यदि आप दोनों को जोड़ते हैं, अब जोड़ने में कुछ भी हो सकता है, पहले आप इसको जोड़े फिर इसको या फिर इसको, जैसे z + z* करें या फिर z* + z करें, ये दोनों का आंसर सेम आएगा। यह उसी प्रकार है कि जिस प्रकार आप 2 + 3 करते हो या फिर 3 + 2 करते हो, इसमें जिसमें, यानी इसका कहने का मतलब है योग में कुछ ऑर्डर नहीं मायने रखता है। आप किसी को भी पहले रख सकते हैं, किसी को भी बाद में रख सकते हैं, सिंपल शब्दों में समझिए। तो यही है फिर क्रम विनय नियम। जैसे देख लीजिए जैसे में ये देख लीजिए z = 3 + 7i, z = 3 + 7i और z* = 6 + 2i। तो z + z* क्या हो जाएगा 9 + 9i। लेकिन यदि आप z* + z करते हो तो क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा 9 + 9i। ठीक उसी प्रकार तीसरा नियम क्या कहता है? तो तीसरा नियम है सहचारी नियम, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कुछ इसी प्रकार है कि यदि ये आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, 3 सममित, या तो आप पहले 2 सममित संख्याओं को जोड़ लीजिए और उसके बाद जो आंसर आएगा तो इसको तीसरे सममित संख्या से जोड़ दीजिए। यानी कि पहले यदि हम लोग z + z* कर देते हैं, फिर उससे जो आंसर आया उसको तीसरे सममित संख्याओं को जोड़ देते हैं, या फिर दूसरे तीसरे सममित संख्याओं को पहले जोड़ देंगे, फिर उससे जो आंसर आएगा उसको पहले सममित संख्याओं से जोड़ देंगे। तो जो दोनों का आंसर आएगा, जो दोनों स्टेप करने पे आंसर आएगा, इसका कीजिए या इसका कीजिए, वो दोनों का सेम आएगा। इसका फॉर्मेट देख लीजिए कि यदि 3 सममित संख्या दिया है तो z + z* + z" = z* + z + z। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे z = ये दिया, z* = ये दिया, z" = ये दिया है। तो यदि हम लोग z + z* करते हैं और फिर उसके बाद यानी z + z* किए, उसके बाद ये z" को करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको एक बार आप अपने से भी करके देख लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार ये दूसरा प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे देखिए दो सममित संख्याओं का योग कि a + bi + 0 + 0i = a + bi, यानी किसी भी सममित संख्याओं में यदि हम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो सममित संख्या, उसको एक तरीका से आप जीरो पे कर सकते हो, तो जीरो ऐड करेंगे तो ये फिर से हमें वही पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले वाला सममित संख्या दे देगा। इसको क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स, यानी योगात्मक तत्सम का अस्तित्व। यानी ये जो है 0 + 0i है वो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। किसके लिए? इस सममित संख्या के लिए। ठीक उसी प्रकार एक और प्रॉपर्टी होता है योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, यानी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। यानी कि वैसा सममित संख्या जिसको किसी भी सममित संख्या जोड़ने पे यदि वो 0 दे दे तो उससे हमने कहेंगे योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व।
मान लीजिए यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, यह एक सममित संख्या दिया हुआ है। अब मान लीजिए आप अपने से कि एक दूसरा सममित संख्या -a प्लस -bi है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यदि आप यह दोनों सममित संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये रियल पार्ट वास्तविक भाग से जुड़ेगा और काल्पनिक भाग से जुड़ेगा। तो यदि आप ऐसा करोगे तो a प्लस माइनस ए क्या हो जाएगा 0, b प्लस माइनस बी तो क्या हो जाएगा 0। तो अंत में हमें क्या मिला 0, यानी 0 प्लस 0i। यह एक सममित संख्या है, वास्तविक भाग काल्पनिक भाग दोनों का मेल है, यानी इसका वैल्यू कितना है 0। अंत में हमें कितना मिला 0। तो यह क्या हो जाएगा, यह सममित संख्या क्या हो जाएगा, यह वाला तो योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे एक जेड ये दिया हुआ है, एक जेड स्टार ये दिया हुआ है, दोनों को यदि हम लोग योग करते हैं तो हमें 0 आता है। तो ये जेड स्टार क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, यह सममित संख्या का एडिटिव इनवर्स। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।